क्लास 12th बैंकिंग। टॉपिक है सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड। बैंक के साधन स्रोत। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बैंक के साधन स्रोत दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है बैंक के पूंजी स्रोत, जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं पिछले टॉपिक पे। दूसरा है बैंक के खाते। बैंक अनेक प्रकार के खाते खोलकर भी अपने पूंजी को इकट्ठा करती है, पूंजी का निर्माण करती है। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक कौन कौन से खाते खोलकर जनता की निधियों को, जनता की जमा राशियों को अपने पास जमा करके पूंजी का निर्माण करते हैं। बैंक के खाते, बैंक्स अकाउंट्स। फर्स्ट है चालू खाता, करंट अकाउंट। जिन व्यापारियों अथवा व्यापारिक संस्थाओं को दिन में कई बार रुपया जमा करने और निकालने की आवश्यकता होती है, उनके लिए चालू खाता बहुत उपयोगी होता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायियों के लिए चालू खाता भी अनिवार्य किया गया है। इस खाते में रुपया कभी भी आप जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। चालू खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन यदि अधिक लेन देन किया जा रहा है तो कभी कभी बैंक ग्राहकों से, व्यवसायियों से, व्यवसायिक संस्थाओं से सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज वसूल लेती है। चालू खाता खोलने में ये है, कम से कम 10,000 रुपये इसमें मिनिमम बैलेंस होने चाहिए। इसमें चेक की पूर्ण सुविधा होती है और चालू खाता एकल, साझेदारी या कंपनी सभी प्रकार की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा खोला जाता है। दूसरा खाता है बचत खाता। बचत खाता लोगों को बचत की भावना जागृत करने के लिए, पूंजी निर्माण करने के लिए बचत खाता खोला जाता है। बचत खाता एक आम खाता होता है जिस पर छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक, वेतनभोगी, कर्मचारी, अल्प आय वाले, इन सब के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इस खाते में कोई भी व्यक्ति रुपया जमा कर सकता है या कोई भी व्यक्ति खाता खोलकर रुपया जमा कर सकता है। इसमें रुपया कितनी बार भी जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए जो सुविधा है वो सप्ताह में 2 बार और महीने में 8 बार रुपया आप निकाल सकते हैं। इसकी ब्याज दर निश्चित होती है, 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। इस खाते को कोई भी व्यक्ति जो पागल और दिवालिया न हो खोल सकता है। अगर अवयस्क व्यक्ति किसी के संरक्षण में खाता खोलना चाहे तो खोल सकता है। इस खाते पर भी चेक की सुविधा होती है, रुपए के हस्तांतरण की सुविधा होती है और बैंक पासबुक भी प्रदान करता है। तीसरा है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता, इसको स्थायी जमा खाता भी कहते हैं, मियादी जमा खाता भी इसको कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है। इस खाते पर बैंक अन्य खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज देती है। ब्याज की दर अवधि के अनुसार कम या अधिक होता है, मतलब अधिक समय के लिए जमा करेंगे तो अधिक ब्याज दर, कम समय के लिए कम ब्याज दर। वैसे वर्तमान समय में
जो अधिकतम ब्याज दर है वो 2 वर्षों के लिए है। 2 वर्ष के लिए जमा करेंगे तो सबसे अधिक ब्याज दर देय होता है। ज़्यादा करेंगे तो कुछ न कुछ कम कर देते हैं ब्याज दर। धन जमा करते समय एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें जो जमा करता है उसका नाम, पता, जमा की राशि, अवधि और उसके हस्ताक्षर होते हैं। बैंक धनराशि जमा करने के बाद ग्राहक को एक रसीद देता है जिसमें सावधि जमा रसीद कहते हैं। इस रसीद में जमाकर्ता के नाम, पता, धनराशि, ब्याज की दर, परिपक्वता की तिथि और मूल्य, ये सभी बातें उसमें उल्लिखित रहती हैं। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाता को संचयी जमा खाता भी कहते हैं। इस खाते में प्रतिमाह, प्रतिदिन, प्रतिपाक्षिक, प्रति सप्ताह एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि 100 के गुणांकों में, ये पहले 5 के गुणांकों में था लेकिन अब वर्तमान समय में बैंक इसमें 100 रुपये के गुणांकों में जमा की जा सकती है और अवधि के समाप्त हो जाने पर ब्याज सहित राशि वापस हो जाती है। खाते की अवधि जितनी अधिक होगी ब्याज की राशि उतनी ही अधिक होती है। प्रायः 1 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि होती है आवर्ती जमा खाते की। आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी हम खाता बंद करके रुपया निकाल सकते हैं। इस खाते के आधार पर बैंक ऋण भी प्रदान करता है। आवर्ती जमा खाता का जो उद्देश्य होता है, इससे एक बचत को प्रोत्साहन मिलता है, अधिक ब्याज दर मिलती है और भविष्य में अगर कोई योजना हो, किसी योजना को पूर्ण करने के लिए धन जमा किया जा रहा है तो वह भी एक संभव हो जाता है। नेक्स्ट है गृह बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट। इसे गोलक खाता भी कहते हैं, गुल्लक खाता। घरेलू बचत बैंक खाता भी इसे कहते हैं। गृह बचत खाता, यह खाता छोटे छोटे बच्चों में बचत की भावना जागृत करने के उद्देश्य से खोला जाता है या जो जमाकर्ता बैंक की शाखा से काफ़ी दूर रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो बैंक ऐसे भी ग्राहकों को, ऐसे भी जनमानस को यह खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। इस खाते में बैंक एक छोटी सी टिन के गोलक दे देता है जिसका ताला लगाकर चाबी अपने पास बैंक रख लेता है और ग्राहक को गोलक दे देता है। गोलक में ग्राहक अपनी बचत के अनुसार प्रतिदिन बार बार उसमें पैसा डाल करके जब गोलक भर जाए तो वह बैंक में लाया जाता है और उसी के सामने बैंक मैनेजर गुल्लक को खोलकर धनराशि को काउंट करके उसके खाते में जमा कर देता है और पुनः ताला लगाकर उस गुल्लक को ग्राहक को वापस कर देता है। इस खाते के लिए भी बैंक एक पासबुक देता है। इस खाते पर बैंक बचत खाते की तरह, जिस प्रकार सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है, इस खाते पर भी ब्याज दिया जाता है। तो इन खातों के माध्यम से, इस प्रकार के खाते खोल करके भी बैंक पूंजी का निर्माण करती है और जनता में बचत की भावना जागृत करती है। ऐसे 2 प्रकार के बैंक के स्रोत होते हैं पूंजी को इकट्ठा करने के लिए, पूंजी का निर्माण करने के लिए। पहला होता है बैंक की पूंजी स्रोत
माने बैंक लोगों से, व्यापारियों से, रिजर्व बैंक से उधार लेकर के, ऋण लेकर के अपने पूंजी का निर्माण करती है। दूसरा है जनता की बचत की भावना जागृत करके जनता के अनेक प्रकार के खाते खोल करके राशि जमा करती है और उससे भी पूंजी का निर्माण करती है। अब लोग पढ़ेंगे साख निर्माण की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंक अनेक प्रकार के साख का निर्माण करके अपने पूंजी को बढ़ाता है, लेकिन उसमें एक सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन होता है। मतलब बैंक में कुछ कमियां भी हैं, एक लिमिट भी है, वो साख का निर्माण कहाँ तक कर सकती है, कितना कर सकती है। रिजर्व बैंक का जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, गाइडेंस हैं, बैंकिंग अधिनियम जो 1949 बना है उसके तहत साख निर्माण की एक सीमा बनाई गई है। उस सीमा के तहत सभी व्यापारिक बैंक अपना कार्य करते हैं। तो साख निर्माण की सीमाओं में ऐसे हम 7 सीमाएं बैंक की बताई गई हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है देश में नकद मुद्रा का परिमाण, क्वांटिटी ऑफ कैश मनी इन द कंट्री। सामान्य रूप से नकद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बैंकों के साख का निर्माण भी बढ़ता है और साख के निर्माण में सामर्थ्य की भी वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में नकद मुद्रा के प्रचलन होने पर बैंकों को अधिक मात्रा में निक्षेप प्राप्त होते हैं। लोग अनेक प्रकार से जो जमाएं बताई गई हैं, अगर लोगों के पास मुद्रा है, मुद्रा का चलन है, अधिक मुद्रा का चलन है, अधिक उनके उपयोग से अधिक मुद्राएं हैं, आवश्यकता से अधिक मुद्रा है, तो वो बैंक में ही जमा करते हैं। तो इससे बैंक के साख का निर्माण प्राप्त होता है। दूसरा है नकद मुद्रा का उपयोग, यूज ऑफ कैश मनी। मुख्य रूप से विकासशील देश में, भारत जैसे देश में जनता प्रायः साख पत्रों का बहुत कम उपयोग करती है। वह नकद लेन देन में ज़्यादा विश्वास करती है। साख पत्रों में जैसे चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि का उपयोग बहुत कम करती है और अधिकांश भुगतान वास्तविक मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है, जो मुद्रा चलन में है, प्रचलन में है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया, तो भारत में अधिकांश लेन देन जो होते हैं वो रुपये के माध्यम से ही होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंकों को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने पड़ते हैं, जिससे बैंकों की साख निर्माण शक्ति बहुत कम हो जाती है। जबकि इसके विपरीत जो डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ये सब हैं, उन देशों में साख पत्रों का अत्यधिक प्रयोग होता है। ई बैंकिंग वहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है, तो इसलिए बैंकों को अधिक मात्रा में निक्षेप प्राप्त हो जाता है, जिससे वे अधिक मात्रा में साख का निर्माण करने में सफल होते हैं। तीसरा है नकद कोष, कैश रिजर्व। बैंक अपने ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए बैंक में हमेशा नकद कोष का निर्माण करते हैं, नकद कोष ही रखते हैं वो, क्योंकि भारत जैसे देश में सभी प्रकार के ग्राहक नकद की ही मांग करते हैं और नकद कोषों की मात्रा जनता के विश्वास, राजकीय आर्थिक नीतियाँ, समाशोधन गृह आदि की व्यवस्था अनेक तत्वों द्वारा निर्धारित की जाती है। जब बैंकों को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने पड़ते हैं तो उनकी साख क्षमता में कमी आती है। इसलिए भारत जैसे देश में नकद कोष रखना उसकी साख की मात्रा में कमी करना होता है। चौथा है केंद्रीय बैंक की नीति, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति प्रतिवर्ष, प्रति छमाही
आवश्यकता अनुसार बनाती रहती है, परिवर्तित करती रहती है, बदलती रहती है। तो केंद्रीय बैंक अपने अनेक अधिकारियों और उनके अधिकारों का प्रयोग करके साधनों द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण अधिकारों एवं साधनों से बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम निधि अनुपात व चयनात्मक साख नियंत्रण की अनेक विधियां शामिल होती हैं, जिनके माध्यम से केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक की साख निर्माण क्षमता को काफ़ी प्रभावित करता है। बीच बीच में बैंक अपने नियम अधिनियम बदलते रहते हैं, जिससे वाणिज्यिक बैंक की साख प्रभावित होते हैं। पांचवा है प्रतिभूतियों का स्वभाव, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक सुरक्षित ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात बैंक जब भी ऋण देंगे तो उसके पीछे प्रतिभूति, सिक्योरिटी, कोई स्थायी संपत्ति गिरवी के रूप में जरूर रखते हैं। बिना स्थायी संपत्तियों गिरवी रखे कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं देता। अगर देता है तो वह जोखिमपूर्ण होता है। तो बैंक ऐसे श्रेष्ठ जमानतें मिलने पर ही बैंक की साख निर्माण शक्ति में वृद्धि होती है और बैंक ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है व्यापार की स्थिति, ट्रेड कंडीशंस। मुद्रास्फीति काल में प्रायः कीमतों में वृद्धि जाती है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि जाती है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है, जिससे लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप विनियोग हेतु पूंजी की मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए साख निर्माण अधिक मात्रा में होता है। जबकि इसके विपरीत, इसके उल्टा, जब मुद्रा संकुचन होता है, माने मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तु का मूल्य कम होता है, ऐसी स्थिति में व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए साख की मांग कम होने से साख के सृजन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है बैंकिंग प्रवृत्ति, बैंकिंग हैबिट्स। यदि लोग अपने अतिरिक्त धन की अधिक से अधिक राशि बैंकों में जमा करना पसंद करते हैं तो बैंकों की साख निर्माण शक्ति में अवश्य वृद्धि होती है। जबकि भारत जैसे देश में इसके विपरीत है। जो कमज़ोर वर्ग हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, ये लोग अधिक से अधिक बैंक में रुपया जमा करना चाहते हैं, लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं वो बैंकों में धन जमा करना नहीं चाहते, लेकिन बैंक से ऋण लेना चाहते हैं। बैंक अधिक से अधिक उनको उधार के रूप में, ऋण के रूप में राशि दे, लेकिन वो जमा नहीं करते। इसलिए बैंकों की साख सृजन की शक्ति सीमित रह जाती है।